नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बेहद संजीदा मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। मुद्दा है लोकसभा या सियासत में मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी या उनकी नुमाइंदगी का, उनके रिप्रेजेंटेशन का, मुस्लिम मतदाताओं की दशा और दिशा का, उनके सियासी बिखराव और कन्फ्यूजन का, उनके साथ अब तक की गई नाइंसाफ़ी का। क्या मुस्लिम मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में वोट करना चाहिए या बीजेपी को वोट देना चाहिए या नहीं? आखिर में हम इस मुद्दे पर भी गंभीरतापूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। चुनाव अप्रैल से जून के बीच संपन्न होगा। सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। सभी दलों द्वारा दूसरे वर्ग के मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम वोट में भी जबरदस्त सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम मतदाता कसमकस में है, उहापोह में है, कंफ्यूज्ड है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। न कोई मंजिल है, न मंजिल की सुराख। उसे कोई राह, उसे कोई मंजिल नहीं दिख रही है। दोस्तों, आप भी सुनते होंगे, इधर काफ़ी सालों से मुस्लिम समाज व मुस्लिम नेताओं की शिकायत और बेचैनी रही है कि आबादी के लिहाज से, यानी आबादी के अनुपात में या आबादी के लिहाज से मुस्लिम समाज की राजनीतिक नुमाइंदगी और हिस्सेदारी लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में बिल्कुल नहीं है। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी न के बराबर है। यह शिकायत बिल्कुल जायज़ और सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 14% थी, जिसके मुताबिक पार्लियामेंट में मुस्लिम समाज के कुल 75 मुस्लिम सदस्य या मुस्लिम MP होने चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में 1952 में पहली बार लोकसभा से लेकर 1919 की 17वीं लोकसभा तक मुस्लिम सदस्यों की या मुस्लिम MPs की तादाद बेहद कम रही है। इनका परसेंटेज लगभग 4 से लेकर 9% तक रहा है। 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव में कुल 25 मुस्लिम सांसद चुने गए थे, जो लगभग 4.3 के बराबर था, 3% के बराबर था। भारतीय संसद में सबसे ज़्यादा मुस्लिम सांसद 1980 में चुने गए थे। 1980 में कुल 49 यानी 49 मुस्लिम सांसद चुनकर संसद पहुँचे थे। इसी तरह 1984 के चुनाव में भी लगभग 45 मुसलमान सांसद चुने गए थे। इसके बाद यह आंकड़ा डे बाई डे गिरता रहा। 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल 27 सांसद, 2014 में 16वीं लोकसभा में कुल 23 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। संसदीय इतिहास में सबसे कम मुस्लिम सांसद 16वीं लोकसभा 2014 में चुने गए थे, जिनकी संख्या सिर्फ 23 थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज़ादी के बाद 1914 में बहुमत के साथ जीतने वाली बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बनी थी जिसके पास एक भी निर्वाचित मुस्लिम सांसद नहीं था। जबकि 2019 के चुनाव में वेस्ट बंगाल के बिष्णुपुर से सौमित्र खान बीजेपी पार्टी के इकलौते सांसद चुने गए थे। 2014 में एक रिकॉर्ड और है। इस चुनाव में 20% से ज़्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम किसी भी पार्टी से सांसद नहीं चुना गया था। फ्रेंड्स, इस तरह मुस्लिम समाज की यह बेचैनी
और शिकायत बिल्कुल जायज़, जस्टिफाइड और जेन्युइन है। साथियों, विभिन्न सर्वे और रिपोर्ट के नतीजों से बिल्कुल साफ है कि देश के अलग अलग राज्यों में करीब 92 लोकसभा सीट ऐसी है जहां 20% से लेकर 50% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। इनमें 41 सीटों पर 21 से लेकर 30%, 11 सीटों पर 41 से लेकर 50%, 24 सीटों पर 31 से लेकर 40% और 16 सीटों पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। लोकसभा की 145 सीट ऐसी है जहां 11 से 20% मुस्लिम मतदाता हैं। साथियों, देश में 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोट वाली लोकसभा सीट जम्मू कश्मीर में 5, उत्तर प्रदेश में 8, बिहार में 3, वेस्ट बंगाल में 9, आसाम में 4, केरल में 4, तेलंगाना में 1 और लक्षद्वीप में भी 1 है। इसके बावजूद देश में मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी न के बराबर है। ताज्जुब होता है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र और राज्यों में करीब 7 दशकों तक सत्ता में रही राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस, सपा, बसपा, सरीखी क्षेत्रीय पार्टियां, लोकल पार्टीज जिम्मेदार हैं, जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ डरा धमकाकर, खौफ पैदा कर, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी न देकर सिर्फ और सिर्फ उनका वोट लिया है, उनका गलत इस्तेमाल किया है। इस हालत पर किसी मौलाना ने क्या खूब कहा है, देखिए इस वीडियो को। आपको तो हर चुनाव में लोग समझा जाते हैं कि फलाने को वोट मत देना वरना फलाना जीत जाएगा, उसको सपोर्ट मत करना वरना तेरा दुश्मन जीत जाएगा। मैं कहना चाहूंगा 75 साल हो गए भारत के आजाद हुए। इस 75 साल में आपके बेटों ने सिर्फ बिल्ला बांटा है, सिर्फ दरी बिछाई है, सिर्फ नाश्ता का पैकेट दिया है, सिर्फ गाड़ी चलाया है, सिर्फ सैलूट मारा है, सिर्फ नेतागिरी का नारा लगाया है, दूसरों के इस्तेकबाल की सजावट की जिम्मेदारी उसने कबूल की है। बाकी एक अच्छा लीडर अब अपने सीमांचल में नहीं दिखा सकते। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मुसलमानों के साथ क्या किया गया, क्यों उनकी भागीदारी कम होती गई, उनका किस तरह से इस्तेमाल किया गया। इस पर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, गौरतलब है कि मुस्लिम मतदाता 1980 तक कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ा था, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा। लेकिन कांग्रेस की नीतियों की वजह से 1980 के दशक के बाद धीरे धीरे कांग्रेस से मुसलमानों का मुंह भंग होता गया। वह कांग्रेस से धीरे धीरे दूरी बनाता गया, उससे दूर होता गया। खासकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता सपा और बसपा में बंटकर लगभग 4 दशक से सपा और बसपा के बीच फुटबॉल बना हुआ है। कभी सपा को वोट देता है, कभी बसपा को वोट देता है। ये हाल अभी भी बनी हुई है। इसी तरह बिहार, बंगाल, आसाम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे राज्यों में भी मुसलमानों का यही हाल है। जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर पड़ती गई, भाजपा के विरोध में उसे हराने के लिए मुसलमानों ने क्षेत्रीय दलों को जमकर वोट दिया और उनसे हाथ मिलाया, और यह खेल अभी भी जारी है। आज भी जो कैंडिडेट्स भाजपा को हराने की हालत में होता है, ज़्यादातर मुसलमान उसी को वोट देते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो। इस माइंडसेट को मुसलमानों को बदलना होगा। फ्रेंड्स, जिन राज्यों में कांग्रेस की सीधी लड़ाई भाजपा से होती है, वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम कांग्रेस को वोट करते हैं। 2014 और 2019 के चुनावी आंकड़ों से पूरी तरह से साफ हो चुका है कि लगभग 40% से ज़्यादा मुसलमानों ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था। साथ ही यूपी में चुनावी आंकड़ों से यह भी जाहिर होता है कि जहां हिंदू मतदाता पोलराइज होकर भाजपा के पक्ष में वोट दे रहा है, वहीं मुस्लिम वोट भाजपा को हराने के लिए कभी सपा को, कभी कांग्रेस को
कभी बसपा को या कभी क्षेत्रीय पार्टियों में बंटकर अपना मत खराब करता रहा है, अपना वोट खराब करता रहा है, जिसका नतीजा यह रहा कि 2014 की 16वीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम चुनाव नहीं जीत पाया, जबकि मुस्लिम उत्तर प्रदेश में 20% से ऊपर हैं। साथियों, इतना सब कुछ होने के बावजूद आज लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में मुसलमानों की नुमाइंदगी 4 से 5% से ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियां भाजपा का खौफ दिलाकर लगभग 4 दशक से मुसलमानों का वोट ले रही हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुसलमानों ने सपा के पक्ष में लगभग 80% से ज़्यादा मतदान किया था, लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण, कम्युनल पोलराइजेशन के डर से वर्तमान में सपा न तो खुलकर मुसलमानों का नाम ले रही है और न ही उनसे जुड़े मुसलमानों से जुड़े मुद्दों की बात करती है। किसी भी मुस्लिम चेहरे को अपने पास फटकने नहीं दे रही है। आजकल सपा के सियासी मंच पर एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं दिखाई देता, जबकि सपा को प्राप्त कुल मतों में से लगभग 50% से ज़्यादा वोट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मिलता रहा है जब से सपा का गठन हुआ है, और आज तक चुनावी आंकड़े इसका जीता जागता सबूत हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो आज़ादी के बाद से लगभग 60-65 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा योगदान रहा और वर्तमान में भी है। लेकिन बदले में कांग्रेस ने भय दिखाकर, खौफ पैदा कर सिर्फ वोट लेने के अलावा मुसलमानों को कभी भी आबादी के प्रोपोर्शन में या उनके अनुपात में कांग्रेस ने हिस्सेदारी नहीं दिया। चुनावी आंकड़ों से यह बात साफ जाहिर है कि इन 70 सालों में कांग्रेस के समय में पार्लियामेंट में मुसलमानों की भागीदारी 3 से 9% से ज़्यादा कभी नहीं रही, और ये आंकड़े धीरे धीरे कांग्रेस के पीरियड में ही कम होते गए। अब मुस्लिम समाज जागरूक हो रहा है, अब वह अपनी बात समझ रहा है, अपने अच्छे और बुरे के बारे में विचार विमर्श कर रहा है, गौर फिक्र कर रहा है, सोच रहा है। सपा और बसपा से भी अब मुस्लिम मतदाता उठ चुका है, इसका मुंह भंग हो चुका है। मुस्लिम मतदाता भारी कन्फ्यूजन और असमंजस में है, गहरी सोच विचार और ऊहापोह में है, जाए तो जाए कहाँ। मुसलमानों की इस दशा को मुसलमानों की इस दशा को, इस हालत को देखकर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों का वोट लेने के लिए डोरे डाल रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर रही हैं, जी जान से लगी हुई हैं। सिर्फ सपा को छोड़कर सपा फुल कॉन्फिडेंस में है, उसको पक्का यकीन है कि मुसलमान सपा को ही वोट देगा, चाहे वो उसके साथ जो भी करे, चाहे वो उसके साथ कुछ करे या न करे। बसपा पूरी तरह खामोश है, पूरी तरह से दूरी बनाए हुए है। बसपा 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से मुसलमानों से निराश है। मुसलमानों ने इस चुनाव में बसपा को न के बराबर वोट दिया था और सारा वोट सपा को दिया था। बसपा को सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट मिली थी, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह थी कि मुसलमान बसपा को वोट नहीं दिया था, सारा का सारा वोट बीजेपी को हराने के लिए भाजपा सपा के पक्ष में सपा को मतदान किया था। सुश्री मायावती जी ने 2022 में अपनी इस जबरदस्त ऐतिहासिक हार का ठीकरा भी मुसलमानों के सर पर फोड़ा था। साथियों, कांग्रेस भी कुछ खास इस मुतालिक नहीं कर रही है, कभी कभी मुसलमानों की बात उठाती है, लेकिन मुस्लिम समाज उस पर यकीन नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद हकीकत यह भी है कि मौजूदा वक्त में मुसलमानों की इस दशा और दिशा को देखकर सभी राजनीतिक दलों की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर गड़ी हुई है। हर दल मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छिपकर
मुस्लिम समाज से दूरी बनाकर, ये मुस्लिम समाज का दुर्भाग्य है, चाहे सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस, सभी पार्टियां, लेकिन सिर्फ ओवैसी को छोड़कर, लेकिन अभी उनका कोई एक्सिस्टेंस नहीं है उत्तर प्रदेश में। साथ ही अब भाजपा भी इसमें पीछे नहीं है। भाजपा पूरी तरह समझ चुकी है कि मुस्लिम मतदाता सपा, बसपा और क्षेत्रीय दलों से नाराज है, निराश हो चुका है, उससे कट रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति अपनाते हुए भाजपा भी मुसलमानों की इस कन्फ्यूजन और भटकाव की दशा को देखकर उनका वोट लेने की भरपूर कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न फ्लैगशिप स्कीम्स, योजनाओं जैसे जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना जैसी बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं, जो बिना भेदभाव के सभी पात्र मुसलमानों को इसका लाभ मिल रहा है। साथियों, मुस्लिम महिलाओं को पीढ़ियों से, सदियों से पुराने दंड से मुक्ति दिलाने के लिए 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर एक साथ दिए जाने वाले 3 तलाक को अवैध मानते हुए उसे कानूनन जुर्म बना दिया गया। ये भाजपा सरकार द्वारा ही किया गया। जिस भाजपा के इस कदम से मुस्लिम औरतें काफ़ी खुश हैं। मुस्लिम आबादी में इसके अलावा मुस्लिम आबादी में सर्वाधिक हिस्सा वाले पिछड़े मुसलमानों यानी पसमानदा मुसलमानों के हक में भी भाजपा द्वारा आवाज़ उठाई गई है, उनको न्याय दिलाने की बात कही गई है। मुस्लिम समाज में पसमानदा मुसलमानों की आबादी लगभग 55% है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल हिस्सेदारी, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी, उनकी आर्थिक हिस्सेदारी, उनकी शैक्षणिक हिस्सेदारी, उनकी बिजनेस, उनकी रिसोर्सेज की हिस्सेदारी सिर्फ 4-5% भी नहीं है। इस बात को बीजेपी ने अच्छी तरह समझकर पसमानदा को मजबूत करने के लिए, पसमानदा को अपने साथ जोड़ने के लिए उनके लिए आवाज़ उठाया है। इससे पसमानदा समाज भी काफ़ी खुश है और भाजपा से जुड़ रहा है। साथ ही साथ भाजपा ने प्रवीण तोगड़िया, विनय कटियार, उमा भारती जैसे फायर ब्रांड लोगों को किनारे लगाया है, जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ अशोभनीय बयानबाजी करते रहते थे। इससे भी मुसलमानों का विश्वास भाजपा के प्रति बढ़ा है। साथियों, उपरोक्त हालात और परिस्थितियों को देखते हुए मुसलमानों को अब अपने माइंड सेट में बदलाव लाना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। भाजपा को अपना विरोधी न मानकर उसे अपना हितैषी, अपना वेल विशर मानना होगा, उससे जुड़ना होगा। आखिरकार सपा, बसपा और कांग्रेस ने ही इन अभी तक 70 सालों में ऐसा क्या कुछ कर दिया जिससे मुसलमानों का बहुत भला हो गया हो, उसे हर इलाके में नुमाइंदगी मिल गई हो, उसकी गरीबी, जाहिलियत, अशिक्षा दूर हो गई हो, उसमें संपन्नता आ गई हो, वो विकसित हो गया हो। 2007 में जस्टिस सच्चर कमेटी ने केंद्र सरकार को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुसलमानों की दशा दलितों से भी बदतर है। मेरा सवाल है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज़ादी के बाद इन 70 सालों में जो मुसलमानों की दुर्दशा 2009 तक हुई, 2014 तक हुई, जो उनका पिछड़ापन था, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार नहीं है। साथियों, इन्हीं हालात को देखते हुए अभी कुछ दिन पहले 19 फरवरी को केंद्र सरकार में मंत्री और कई बार सांसद रहे सपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर इकबाल सलीम शेरवानी ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देते समय सपा पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सवाल किया था कि सपा बताए कि वह भाजपा से किस तरह अलग है, जो काफ़ी हद तक रेलेवेंट और जस्टिफाइड है। मेरा इस मुताल्लिक स्पष्ट साफ तौर से मानना है कि इन परिस्थितियों में भाजपा को वोट देना किसी भी एतबार से गलत नहीं है। यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, यही सामाजिक गुलदस्ता है, यही समाज और देश की खूबसूरती है। जमहूरियत में सबको मिलकर रहना चाहिए,
हमारे भारतीय संविधान की मूल भावना भी यही है। फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान भाजपा को बिल्कुल वोट नहीं दे रहा है। सच्चाई यह है कि काफ़ी सालों से मुसलमान भाजपा को वोट दे रहा है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के मुताबिक 4 से 7% तक मुस्लिम वोट भाजपा को मिलता रहा है। इस CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में 5%, 1999 में 6%, 2009 में 3% मुस्लिम वोट भाजपा को मिला था, जबकि 2014 के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर करीब 8.5% और 2019 के लोकसभा चुनाव में 9% के लगभग मुस्लिम वोट भाजपा को मिला था, जो एक अचीवमेंट थी भाजपा के लिए। भाजपा को इससे पहले मुसलमानों का इतना बड़ा समर्थन कभी नहीं मिला था। 2019 में 3 तलाक पर कानून बनाने तथा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के भाजपा के एजेंडे और प्रयास से मुस्लिम महिलाएं काफ़ी खुश हैं। इनका वोट भाजपा को मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। साथियों, इसी तरह भाजपा द्वारा मुस्लिम आबादी में सर्वाधिक हिस्सा वाले पिछड़े मुसलमान यानी पसमानदा मुसलमानों की भी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, उन्हें न्याय दिलाने की बात किया है, जिनकी आबादी मुस्लिम समाज में लगभग 55% है, जो मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूँ। यह समाज भी वर्तमान में भाजपा से यानी मुस्लिम पसमानदा समाज भी वर्तमान में भाजपा से काफ़ी खुश है, उससे जुड़ रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय योजनाओं का भी लाभ बिना भेदभाव के पूरे मुस्लिम समाज को मिल रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन योजनाओं का 30 से 40% लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, जिसमें 30 से 40% लाभार्थी मुस्लिम हैं। इन कारणों से मुस्लिम समाज का काफ़ी बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर आकर्षित हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में लगभग 15 से 20% वोट मुसलमानों का भाजपा को मिलेगा और मिलना भी चाहिए। वक्त के साथ साथ मुसलमानों को भाजपा के करीब आना चाहिए। यही निदाए वक्त है, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, मिलजुल कर रहना। मुसलमान जितना भाजपा से दूर होता जाएगा उतना अलग थलग पड़ता जाएगा, कमज़ोर और डरा सहमा महसूस करेगा। दूसरी पार्टियां अपने मफाद के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसे और डराएंगी, उसका वोट लेने के लिए। दोस्तों, अब समय आ गया है मुस्लिम समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा से जुड़ने का, करीब आने का। यही वक्त का तकाजा है, यही वक्त की मांग है। हमेशा भाजपा को अपना मुखालिफ मानना, उसका विरोध करना, उससे नफरत करना, उससे दूरी बनाना, उससे डरा सहमा रहना किसी भी एतबार से मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। आजकल किसी न किसी मुस्लिम नेता, उलमा और असरदार लोगों का बयान अक्सर सुनने को मिलता है कि मुसलमान भारत में डरा हुआ है, उसका शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उस पर जुल्म व सितम और अत्याचार हो रहा है। न जाने क्या क्या सुनने को मिलता है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? साथियों, इसकी वजह वही है जो हमने ऊपर आपको बताया, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। पूरी संजीदगी के साथ पूरे मुस्लिम समाज को इन बातों पर गौर और फिक्र करना चाहिए, इसमें सोच और विचार करना चाहिए। इसी में समाज, देश और हम सब की भलाई है। मुझे यह भी उम्मीद है कि मेरी ये बातें काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन दोस्तों, मैंने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। हकीकत सुनने में थोड़ा कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन हकीकत हकीकत होती है। इसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। आँख मूंद लेने से हालत नहीं बदल सकती, हालात बदले नहीं जा सकते। साथियों, सबसे ख़ास बात यह है कि मुसलमानों को इसी भारतीय समाज में
इसी मुल्क में रहना है, जीना है और यहीं मर खप जाना है, तो हम ऐसे हालात क्यों पैदा करें, ऐसे कन्फ्रंटेशन का माहौल, ऐसे नफ़रत और दूरी का माहौल क्यों बनाएं जिससे हमारा मुस्तकबिल ख़राब हो। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम इसी तरह के गंभीर मुद्दों पर फिर चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। सुल्तान समद, वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ। जय हिंद, जय भारत।